अगला आर्थिक बिंदु, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना। सरकार ये भरसक प्रयास करे कि जो कृषि हो रही है वो आधुनिक तरीके से हो। परंपरागत तरीके से जो कृषि है, जो खेती हो रही है, उसमें उत्पादन कम होता है। परंपरागत खेती की अपनी कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं, ज़्यादा खर्चीला साबित हो रहा है। उत्पादन की गुणवत्ता या उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार प्रयास करे कि वह कानूनी रूप से प्रावधान करे जिसमें कृषि का संचालन वैज्ञानिक आधार पर हो। 13वां आर्थिक सिद्धांत, राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करे तथा पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयास करे। जैसा कि इस सिद्धांत से स्पष्ट है, इसका संबंध पशुओं के हित से है और भारतीय समाज में पशुओं को बहुत निकट रखा गया है अपने जीवन यापन में। इसको भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इस बिंदु को जोड़ा गया है। 14वां, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने का प्रयास करें। औद्योगिक संस्थान अर्थात फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं, वो उसके केवल मालिक ही नहीं, प्रबंधन में वहाँ के कर्मचारी भी शामिल किए जाएं। और अब तो ये कानूनी रूप से आवश्यक हो गया है। सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं जहाँ पर यह आवश्यक है कि किसी भी फैक्ट्री में उसके प्रबंधन में मात्र केवल फैक्ट्री के मालिक ही ना रहें, बल्कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का भी एक वर्ग, कर्मचारियों की भी एक संख्या उसके सदस्य रहें। और ऐसा करते हुए सुनिश्चित करने की कोशिश है सहभागिता की भावना पनपेगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों में 15वां सिद्धांत जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, वैसे तो बहुत हैं, 15वां आर्थिक सिद्धांत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है 44वें संवैधानिक संशोधन में आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में एक तत्व और जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 44वां संशोधन, इसका जिक्र बारंबार पूर्व में आ चुका है। आप याद रखेंगे कि किस लिए आया था। 44 संशोधन 1979 में आया था, जिसका जिक्र मैं पूर्व में बारंबार कर चुका हूँ। यहाँ फिर उसकी चर्चा हो रही है और उसका ताल्लुकात है रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय में जुड़े व्यक्तियों तथा समुदायों के बीच विद्यमान आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों, इसमें जो भेदभाव है उसे कम से कम करने का प्रयास। किसमें कम से कम? समुदायों के बीच आय और उनका सामाजिक स्तर, व्यक्तियों और समुदाय के बीच आय और सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसर संबंधी भेदभाव को दूर करने का प्रयास करेगा। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने के लिए जाना जाता है। संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार था जिसके तहत अमीर वर्ग और अमीर होता चला जा रहा था, और जब वो अमीर हो रहा था तो किसकी एवज में? गरीबों की। दूसरे शब्दों में गरीब और गरीब होते चला जा रहा था। अवसर समान नहीं हो रहे थे। धनाढ्य वर्ग को ज़्यादा अवसर, कमज़ोर को कम अवसर, ऐसा कुछ होता चला जा रहा था। इसलिए 44वें संशोधन में इसका भी प्रावधान किया गया कि एक दिशा निर्देशक सिद्धांत भी जोड़ा गया और ये कहा गया कि सरकार से ये अपेक्षा है कि वह ऐसा प्रयास करेगी जिससे आय और सामाजिक स्तर का अंतर, सुविधाओं और अवसरों के बीच जो भेदभाव है उसे कम से कम, न्यूनतम किया जा सके। बहुत सारे ऐसे आर्थिक सिद्धांत हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यहाँ पर मात्र 15 का जिक्र है। आपको ये देखना है कि इन 15 सिद्धांतों से क्या परिलक्षित होता है। पहली बात, ये सब जन कल्याणकारी हैं। इनके लागू ये सारे ये 15 जो मैंने जिक्र किए, इनको यदि सबको कानूनी रूप दे दिया जाए तो
ये जन कल्याणकारी कार्य होगा, बहुत बड़ा महती कार्य होगा, हमारे संविधान के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत सहायक होगा। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आर्थिक योजना से संबंधित, आर्थिक मुद्दे से संबंधित ये जो सिद्धांत हैं ये हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, किसी भी पहलू को अछूता नहीं रखा गया चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मजदूर हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, मानव विकास हो, महिलाओं हो, पुरुष हो, आदि आदि सभी क्षेत्रों को लेते हुए, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी अभिलाषाओं को इन सिद्धांतों में समाहित करके राज्य के लिए ये कर्तव्य निर्धारित कर लिए गए कि इन कर्तव्यों, इन राज्य का ये कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को वह कानूनी रूप दे, देर सबेर उचित समय पर इन्हें सबको कानूनी रूप देने का प्रयास करे। वर्गीकरण की शैली में जहां पहली शैली थी आर्थिक, पहला वर्ग था आर्थिक मुद्दों से, दूसरा वर्ग है सामाजिक हित और शिक्षा संबंधी। इसमें भी कुछ सिद्धांतों का हम यहाँ जिक्र कर ही लें। राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के, कमज़ोर लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों के लिए उन्नति का प्रयास करेगा और सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उनकी रक्षा करेगा। और इसी के लिए तो बहुत से आयोग बनाए गए हैं। महिला आयोग का मैंने जिक्र किया, अनुसूचित जनजाति का जिक्र किया, अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र हुआ है, और इसके अलावा ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनी हैं जो इस तबके के लोगों के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं और कानूनी रूप से कर रही हैं। क्योंकि जब तक ये दुर्बल, तथाकथित दुर्बल, या जिन्हें हम दुर्बल कहते हैं, उन्हें हम सबल की श्रेणी में नहीं लाएंगे, तब तक समाज समान नहीं रहेगा, तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी। और ऐसा समाज जिसमें असमानता हो, वह समाज सुख और शांति की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी इस तबके के लोगों को उठाया जाए। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इनके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। समय के साथ साथ बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर ये प्रयास है कि इन्हें उस स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर समाज के अन्य तबके के लोग हैं। दूसरा, राज्य के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, और इसीलिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के हानिकारक मादक द्रव्यों, मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। ये सरकार से अपेक्षा है कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जो भी गैर स्वास्थ्य गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। और उसी में कहा गया है कि मादक सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई हो। दुर्भाग्य से ये वाला जो सिद्धांत है वह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। शराबबंदी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। देश के मात्र 2-3 राज्यों में है, बाकी राज्यों में किसी कारणवश जिसे लागू किया नहीं जा सका है। लेकिन सरकारों से बार बार अपेक्षा है, जनता हर बार सरकार को इस बात का तकादा करती है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत नीतिगत सिद्धांतों में जो एक सिद्धांत है उसमें से इस सिद्धांत के परिपालन में सरकार प्रयास करे। कम से कम ऐसा करते हुए दबाव तो बना हुआ है, और देर सवेर निश्चित रूप से उम्मीद है कि ऐसे सब मादक द्रव्यों के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। तीसरा, शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो। संविधान लागू होता 1950 में, अर्थात अपेक्षा थी कि 1960 आते आते सभी लोगों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा। पर बहुत से कारणों में, जिसमें मुख्य कारण था आर्थिक तंगी, यदि सभी को शिक्षा देनी थी उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे शिक्षकों की ज़रूरत,
बहुत सारे भवनों की ज़रूरत, फर्नीचर की ज़रूरत थी, जो संभवतः उस समय ऐसा कर पाने में तत्कालीन सरकारें सक्षम नहीं थीं। पर देर सबेर बाद में समय के साथ धीरे धीरे सभी राज्यों में 14 वर्ष से अंदर की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कंपलसरी हो गई है, और ऐसा न किए जाने पर सजा की प्रावधान किया गया, बल्कि पालकों से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों से काम ना कराकर उन्हें स्कूल भेजें, अन्यथा उन्हें भी सजा दी जाएगी। कोई भी स्कूल 14 साल से कम के बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शिक्षा के संबंध में जो प्रस्ताव लागू किया गया, जो प्रस्ताव संविधान में सिद्धांतों के तहत दिया गया है, उसे यद्यपि हम 10 वर्ष की सीमा जो तय की गई थी उसमें तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब हम उसको पूरी तरह लागू कर सके हैं। कानूनी रूप से अब उसे सरकारें बाध्य हैं कि वे सभी को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दें। शिक्षा संबंधी और सामाजिक सिद्धांतों के बाद अगला सिद्धांत है न्याय और प्रजातंत्र संबंधी सिद्धांत। अगली श्रेणी, सिद्धांतों की अगली श्रेणी का संबंध है न्याय से और प्रजातंत्र से। भारत में न्याय व्यवस्था को सुगम और सुलभ बनाने के लिए और प्रजातंत्र के विकास करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकारों से क्या अपेक्षा की गई है, सरकारें किस तरह का प्रयत्न करें कि न्याय समाज को मिले, सस्ता न्याय मिले, उचित न्याय मिले, समय पर न्याय मिले और प्रजातंत्र भी मजबूत हो। तो सरकार से प्रयत्न की अपेक्षा की श्रृंखला में पहला है न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा। समान कानून सभी नागरिकों के लिए। अभी फिलहाल कुछ मामलों में सभी नागरिकों के लिए कानून समान नहीं है। कुछ खास धर्म तबके के लोगों के लिए जो कुछ अलग कानून है, उनकी परंपराओं को देखते हुए तो बारंबार इस बात की चर्चा होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पर लागू हो, और उसके लिए प्रयासरत हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली है, पर दिशा तो स्पष्ट है कि सरकार को अंत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। दूसरा, सरकार अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। न्यायपालिका अर्थात जो कानून की रखवाली है, कार्यपालिका अर्थात जो आदेशों को लागू करती है, इन दोनों में कोई संबंध न रहे, अलग अलग रहें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि न्यायपालिका जो है वह किसी भी तरह के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त रहे। इस पर हम विस्तार से जब हम न्यायपालिका अध्याय पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये जो प्रावधान बहुत आवश्यक था और सरकार ने इसे काफ़ी कुछ कर भी लिया है। सरकार से अपेक्षा थी इस सिद्धांत के तहत कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा जाए। सरकार ने इसमें काफ़ी कुछ सफलता पाली है और दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, न्याय संबंधी और प्रजातंत्र संबंधी मामला। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उन्हें इतने अधिकार देगी कि स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सकें। जैसे जिले में जिला परिषद होता है, जिले में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, ऐसी ग्राम पंचायत भी होगी जो स्वयमेव इतनी सक्षम होगी कि वह पूरे अपने गांव की देखभाल कर सके, पूरे गांव की स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य सके। और इसमें भी काफ़ी कुछ सफलता सरकार ने पाली है कानूनी प्रावधान कर करके। तो इस प्रकार न्याय और प्रजातंत्र संबंधी तत्व जो तीसरा वर्ग था, उसके बाद हम चलते हैं चौथी श्रेणी में। चौथी श्रेणी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधी। पूर्व में मैंने जिक्र किया था कि कैसे कई जगह
कई स्मारकों में, कई स्थानों में, मंदिरों में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वे लोग कई जगह दीवारों में कुछ कुछ लिख देते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं, पान के दाग रहते हैं, आदि आदि। ईंटों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो ढांचा है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, और इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निवारण ठीक से नहीं करते। अधिकार के रूप में उस स्थान में जाने की स्वतंत्रता तो ले लिए हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन वहाँ नहीं करते। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में भी भविष्य को देखते हुए ये प्रावधान किया। संविधान के अनुच्छेद 49 के द्वारा प्राचीन स्मारक, कलात्मक महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के भवन, इनकी रक्षा का कार्य राज्य को है, और इस प्रकार राज्य का एक कर्तव्य निश्चित किया गया कि वह संसद द्वारा जितने भी राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक दृष्टि से जितने भी स्मारक हैं, वस्तु हैं, स्थान है, उसे नष्ट होने से या उसके खरीदे बेचे जाने से उन्हें बचाए। ये राज्य से अपेक्षा है कि ऐसे स्थानों को जिनकी ऐतिहासिक महत्ता है, जिनकी सामाजिक महत्ता है, जो कलात्मक दृष्टि से या राष्ट्रीय महत्व के हों, ऐसे स्थानों, वस्तुओं और स्मारकों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसका सरकार प्रयास करे। राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार माना गया और इनके क्रय विक्रय पर रोक लगाया। इसमें भी काफ़ी कुछ लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और कानूनी प्रावधान किए गए हैं। 5वीं श्रेणी वर्गीकरण की अंतर्गत पर्यावरण, वन और वन्य जीवन, इनकी सुरक्षा के संबंध में हमारी सरकार से क्या अपेक्षा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाली गई है। 1976 42वां संशोधन, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रयास करेगा। यानी राज्य जब भी देश की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा की बात होगी तो दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। दिशा निर्देश में दिए गए सिद्धांत के अनुसार वो प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों को, राज्य के द्वारा वन जीवन की रक्षा का प्रयास किया जाना इसी नीतिगत सिद्धांतों का एक हिस्सा है। ये राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य अब इस दिशा में सतत रूप से प्रयत्नशील दिख रहे हैं। जब वे बहुत सारे क्षेत्रों को सैंक्चुरी के रूप में घोषित कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों को ऐसा क्षेत्र घोषित कर रहे हैं जहां पर वन काटे नहीं जा सकते, आदि आदि। इस तरह के कानून पर्यावरण संबंधी, सुरक्षा संबंधी सिद्धांत के तहत ही बनाए जा रहे हैं। और छठवां वर्गीकरण की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किए गए हैं। वैसे तो भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है। भारत हमेशा जियो और जीने दो की परंपरा का अनुपालक रहा है। उसने हमेशा इसी सिद्धांत को अपनाया है और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम उसका एक मोटो रहा है। अपने इसी आदर्श को और सिद्धांत को बनाए रखने के प्रयास में वह सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ ये आदर्शों को लेकर चलने का प्रयास करे। सरकार से अपेक्षा है, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को ये निर्देशित है, ये अपेक्षित है कि वे इन बातों को ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के मामले में। वे बातें कौन कौन सी हैं? तो राज्य क्या प्रयत्न करेगा इन सिद्धांतों के तहत? पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाले कार्य करेगा।
नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात स्पष्ट की गई है कि राज्य ऐसा कोई सा भी कार्य न करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधा पड़ती हो और असुरक्षा की भावना बनती हो, बल्कि इसके विपरीत वो सुरक्षा और शांति की भावना को बढ़ाने के प्रयास में सतत रूप से लगा रहेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास। तीसरा, पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि और समझौतों का आदर करना। पारस्परिक व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, संधियां और समझौतों का पालन करने का प्रयास करेगा। ऐसी भावना में वृद्धि का प्रयास करेगा। इन संधियों के प्रति आदर रखेगा, इन समझौतों के प्रति निष्ठा और आदर रहेगा, आदि आदि। और चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े यदि होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर है, भारत पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को लेकर है, भारत बांग्लादेश के बीच नदी के पानी को लेकर है, तो ऐसे झगड़े को मध्यस्थता से ही सुलझाने का प्रयास करेगा। ऐसी राज्य से अपेक्षा है, युद्ध से नहीं बल्कि मध्यस्थता से। लेकिन कभी युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई और तो सरकार को युद्ध करना पड़ा, तो हम न्यायालय में सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, ये कहते हुए कि सरकार ने दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया। याद रखें, दिशा निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्धांत जो हैं वे केवल अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके कर्तव्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाने का ही प्रयास किया जाएगा। तो इस पर हम देखते हैं कि जो निर्देशक तत्व हैं कितने प्रकार के हैं, जीवन के हर पहलू को लेते हैं। चाहे वो हम प्रारंभ में बताई गई 3 श्रेणियों में बांट के देखें या बाद की 6 श्रेणियों में बांटें, हम पाएंगे कि एक विकासशील समाज, प्रगतिशील समाज के सभी पहलुओं को लेते हुए इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। ये जो वर्गीकरण है और इसका जो वर्णन है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश वास्तव में एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा यदि इन सब नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम कानूनन रूप दे सकें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, समाजवाद होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, आदि आदि। और ऐसा करते हुए हम प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों, अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, संविधान के उद्देश्यों, प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों और अपेक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी कुछ भूमिका इस चौथे भाग की है, जो सरकार को सतत रूप से आगाह करती है कि वह किस दिशा में प्रयास करे। अभी तक हमने बातें की कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सरकार के कर्तव्य हैं, ये सरकार से अपेक्षाएं हैं कि वो इस दिशा में प्रयास करे, आदि आदि। इस संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गया, 7 दशक। इन 7 दशकों में हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस हद तक कानूनी रूप देने में सफलता पाई है, अब थोड़ा इसका अध्ययन करें। अर्थात दूसरे शब्दों में हम जानें कि ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनका क्रियान्वयन हो चुका है, जिन्हें इम्प्लीमेंट या लागू किया जा सका है कानूनी रूप से। ऐसे कितने और कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जिन पर अभी कुछ भी नहीं किया जा सका है। किसी भी सरकार ने इस दिशा में प्रयास करते हुए भी संभवतः सफलता नहीं पाई है। ऐसे भी कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन फिलहाल हम एक सरसरी नज़र दौड़ाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का
क्रियान्वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन, लागू, कौन कौन से प्रावधान लागू हो चुके हैं, थोड़ा उस पर एक नज़र डालें। जैसा मैंने कहा, ये एक प्रयत्न है। सिद्धांत क्या है? दिशा निर्देशक हैं, सरकार को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार प्रयत्न करे, और ये भी जरूरी नहीं कि सरकार प्रयत्न करने पर सफल हो, और दोनों ही स्थितियों में हम सरकार को किसी भी तरीके से कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं मान सकते। उसके बहुत से कारण हैं जिसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन ये तय है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता का श्रेय नीति निर्देशक सिद्धांतों के सफल क्रियान्वयन में निहित है। जो सरकार जितने ज़्यादा इन सिद्धांतों को कानूनी रूप देगी, वह सरकार उतनी ही भारतीय लोकतंत्र में सफल मानी जाएगी। भारतीय संविधान लागू हुए 7 दशक हो चुके हैं, परंतु नैतिक रूप से वचनबद्ध शासन को कितनी सफलता मिली है, इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ बिंदुवार देख लें। मैं कह रहा हूँ नैतिक दृष्टि से, नैतिक रूप से वचनबद्ध। हम नैतिक रूप से तो हमारी सरकार वचनबद्ध रही है इन सब सिद्धांतों को कानूनी रूप देने के लिए, लेकिन वास्तव में धरातल में सच्चाई क्या है, कितना हमने पाया है, कितना हम सफल हुए हैं। तो इसमें पहला कानून, पहला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिस पर सरकार ने बहुत बड़ी सफलता पाई, वह था जमींदारी और जमींदारी प्रथा का अंत और भूमि सुधार। 1951 संविधान लागू हुए 1 वर्ष हुआ था, और इतना बड़ा कदम उसी नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत सरकार लेती है। समाजवादी और आर्थिक लोकतंत्र, इसकी दिशा में ये प्रयास था। 1951 में जमींदारी और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जड़ से हटा दिया गया, और उसके बाद तो न जाने कितने भूमि सुधार कानून एक के बाद एक बने, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रही। इसका अर्थ यह है कि सतत रूप से इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास हर सरकार करती रही है। भूमि सुधार कानूनों को संविधान की जो 9वीं सूची है उसमें भी डाल दिया गया है। 9th शेड्यूल जिसे कहते हैं, SCHEDULE, 9th शेड्यूल में भी इसे संवैधानिक रूप से एक अनुसूची दिलाकर डाल दिया गया है, और इसे एक संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई है। और ये सब किस लिए? क्योंकि हमारे दिशा निर्देशक सिद्धांत में एक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक समानता को लेकर था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। पहली बहुत सफल कार्रवाई दिशा निर्देशक के मद्देनज़र।